क्या आप भी अपने मन के उस अंधेरे कोने से जूझ रहे हैं जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है? क्या कभी ऐसा लगता है कि दुनिया के शोरगुल में आपकी अपनी आवाज कहीं खो गई है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप देख रहे हैं लिसन विद आयुष इनसाइट्स, एक ऐसा चैनल जहां हम किताबों के जरिए जिंदगी को आसान बनाते हैं, जहां हर पन्ना एक उम्मीद है और हर शब्द आपके दिल से जुड़ा हुआ है। आज हम एक ऐसी किताब की शुरुआत कर रहे हैं जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। फीलिंग गुड, द न्यू मूड थेरेपी, डॉक्टर डेविड डी बर्न्स द्वारा लिखित एक क्लिनिकली प्रूवन किताब जो डिप्रेशन का इलाज बिना दवाइयों के करती है। यह किताब बताती है कि आपकी सोच कैसे आपके मूड को बनाती और बिगाड़ती है और कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम इस पूरी किताब को चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लोर करेंगे। हर चैप्टर आपके जहन में एक नई रोशनी लेकर आएगा, तो वीडियो को अभी से एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ में रियल चेंज ला सकते हैं, बिना दवाइयों, बिना झूठे ऑप्टिमिज्म और बिना किसी शॉर्टकट के। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं बदलाव के लिए तैयार हूं। अध्याय 1, मूड डिसऑर्डर के इलाज में एक क्रांतिकारी खोज। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां हर दरवाजा बंद है, हर खिड़की पर पर्दा गिरा हुआ है। आप बाहर देखना चाहते हैं, सांस लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता कि रास्ता कहाँ है। ठीक यही अनुभव होता है जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है। लेखक डॉक्टर डेविड बर्न्स बताते हैं कि लंबे समय तक ऐसा माना जाता रहा कि डिप्रेशन सिर्फ एक भावनात्मक कमजोरी है या फिर किसी बुरे अनुभव का असर, लेकिन CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ने सोच को पूरी तरह बदल दिया। इस अध्याय में लेखक ने एक बहुत बड़ा बदलाव पेश किया कि डिप्रेशन का कारण सिर्फ घटनाएं नहीं होती, बल्कि हमारी सोच और उसका मतलब निकालने का तरीका होता है। जब भी हम किसी चीज को बहुत नकारात्मक रूप में देखते हैं, जैसे मैं किसी लायक नहीं हूं, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, मैं कभी खुश नहीं रह सकता, तो ये विचार हमारे मन को धीरे धीरे अंधेरे में धकेल देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हमारी सोच हमें डिप्रेशन में ले जा सकती है, तो वही सोच हमें उससे बाहर भी निकाल सकती है। इसलिए डॉक्टर बर्न्स ने इस किताब में एक नई पद्धति दी जो न दवाओं पर निर्भर करती है और न ही सालों की थेरेपी पर, बल्कि ये विधि सिखाती है कि आप खुद अपनी सोच को कैसे ठीक करें, कैसे नेगेटिव थॉट्स को पकड़ें, परखें और फिर उन्हें पॉजिटिव सोच में बदलें। यह अध्याय ये बताता है कि हमारा दिमाग जब डिप्रेस होता है तब वो हमें सच की जगह झूठ पर यकीन कराता है, जैसे कोई हमें पसंद नहीं करता, हमारी जिंदगी बेकार है, हम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन ये सब हमारे टेढ़े मेढ़े सोचने के पैटर्न की वजह से होता है। और अच्छी खबर यह है कि इन पैटर्न्स को पहचाना जा सकता है और बदला भी जा सकता है। लेखक ने इस अध्याय में यह संदेश दिया कि डिप्रेशन कोई स्थायी बीमारी नहीं है, यह एक सोचने का तरीका है और अगर आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं। और यही इस किताब की असली ताकत है। यह आपको सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि खुद से जुड़ने का और खुद को ठीक करने का रास्ता दिखाती है। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो चलिए अब अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 2, अपनी मन स्थिति की सही पहचान करें। इलाज की पहली सीढ़ी। मान लीजिए आपके अंदर बुखार है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि बुखार है या फिर कोई और बीमारी, तो आप दवा कैसे लेंगे? ठीक यही बात डिप्रेशन और खराब मूड के साथ भी होती है। अगर हमें यही नहीं पता कि हम दुखी क्यों हैं या हमें अंदर से क्या खा रहा है, तो हम उसे कैसे ठीक कर पाएंगे? डॉक्टर डेविड बर्न्स इस अध्याय में कहते हैं कि इलाज की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी होती है खुद की स्थिति को पहचानना। बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो दुखी हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में कुछ बुरा हुआ है, जैसे नौकरी चली गई, रिश्ता टूट गया या कोई सपना अधूरा रह गया। लेकिन लेखक बताते हैं कि ये घटनाएं डिप्रेशन का कारण नहीं होती, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारा सोचने का तरीका ही हमें डिप्रेस करता है। इसलिए इस अध्याय में एक बहुत असरदार तरीका दिया गया है जिसे कहते हैं डेली मूड लॉग, यानी रोजाना मूड की डायरी। इस डायरी में हमें हर दिन उस समय को दर्ज करना होता है जब हमारा मूड सबसे ज्यादा डाउन था, और फिर हमें लिखना होता है उस समय हमने अपने बारे में क्या सोचा, जैसे मैंने फिर गलती कर दी, मुझसे कभी कुछ ठीक नहीं होता, कोई मुझे पसंद नहीं करता। अब जब हम ये विचार लिखते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि हमारी भावनाएं किसी स्थिति से नहीं, बल्कि हमारी सोच से बनती हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम अपने नेगेटिव विचारों को शब्दों में लिखते हैं तो वो विचार हमें उतने सच नहीं लगते जितना पहले लगता था। यहीं से शुरू होता है हीलिंग का सफर। यानी अगर आप हर दिन 5 मिनट निकालकर अपने मन के भीतर चल रही बातों को ईमानदारी से लिख लें, तो आप अपनी ही सोच के पन्नों पर वो बातें देख पाएंगे जो अब तक सिर्फ अंदर घुट घुट कर
आपका मन दुखा रही थी, और इस छोटी सी प्रक्रिया से आप अपने मन के डॉक्टर खुद बन सकते हैं। डॉक्टर बर्न्स यही कहते हैं, नाम देना यानी शक्ति देना। जब हम अपने दुख को नाम देते हैं, उसे पहचानते हैं, तो हमें उसे बदलने की शक्ति मिलती है। अब सोचिए, अगर हर दिन आप अपनी मन स्थिति को सही ढंग से समझने लगें, तो क्या आपकी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर नहीं हो जाएगी? अगर आपको यह अध्याय भी उतना ही गहरा और उपयोगी लगा, तो मैं लेकर आता हूं अगला अध्याय, जिसमें हम जानेंगे कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। अध्याय 3, अपनी भावनाओं को समझिए। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एक ही स्थिति दो लोगों के लिए बिल्कुल अलग क्यों होती है? मान लीजिए बारिश हो रही है। एक व्यक्ति खिड़की पर बैठकर कॉफी का आनंद ले रहा है, दूसरा सिर पकड़कर बैठा है कि दिन खराब हो गया। स्थिति वही है, लेकिन सोच अलग है। डॉक्टर डेविड बर्न्स इस अध्याय में हमें समझाते हैं कि हमारी भावनाएं, चाहे वो खुशी हो, दुख, डर, शर्म या क्रोध, ये सब सीधे सीधे हमारे सोचने के तरीके से जुड़ी होती हैं। मतलब ये कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। अगर हम सोचें मैं असफल हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो हमारा मन और शरीर तुरंत उस सोच के मुताबिक नीचे गिरने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि डिप्रेशन की असली जड़ हमारे दिमाग में चलने वाले ये नेगेटिव और ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, यानी ऐसे विचार जो बिना बुलाए बार बार आते हैं और हमें कमजोर बनाते हैं। इन विचारों को हम अक्सर सच मान लेते हैं, जबकि असल में ये हमारी गलत सोच के झूठे प्रतिबिंब होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको किसी ने पार्टी में ध्यान नहीं दिया, तो आपका दिमाग कहता है, मुझसे बात करने लायक कोई नहीं समझता, जबकि सच ये हो सकता है कि वो व्यक्ति व्यस्त था, थका हुआ था, या खुद किसी परेशानी में था। इसलिए इस अध्याय में डॉक्टर बर्न्स एक क्रांतिकारी बात बताते हैं। आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप अपनी सोच को चुनौती देना सीख जाएं, और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है कॉग्निटिव डिस्टोर्शन को पकड़ना और बदलना। जैसे ऑल और नथिंग थिंकिंग, यानी या तो सब कुछ अच्छा है या सब कुछ बेकार। ओवर जनरलाइजेशन, यानी एक गलती हुई और आपने सोच लिया कि आप हमेशा गलत ही करते हैं। माइंड रीडिंग, यानी आपने बिना किसी के बोले ही मान लिया कि लोग आपको नापसंद करते हैं। डॉक्टर बर्न्स कहते हैं कि जब हम इन पैटर्न्स को समझ लेते हैं, तो हम अपने भावनात्मक दर्द को एक रोग की तरह पहचान सकते हैं और फिर उसका इलाज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दवा के। तो इस अध्याय का सार ये है, आपकी भावनाएं आपके सोचने के तरीके से पैदा होती हैं, और अगर आप सोच को ठीक करना सीख जाएं, तो आप अपने जीवन को गहराई से बदल सकते हैं। तो चलिए अब हम उस अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां डॉक्टर बर्न्स हमें सिखाते हैं कि इस सोच को बदलने की प्रक्रिया प्रैक्टिकली कैसे शुरू करें। अध्याय 4, आत्मसम्मान को मजबूत बनाइए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी के लायक नहीं हैं, कि आप बाकी लोगों से कमतर हैं, या फिर कोई आपकी तारीफ करे तो आपका मन कहता है ये झूठ है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। इस अध्याय में डॉक्टर डेविड बर्न्स बताते हैं कि कम आत्मसम्मान यानी लो सेल्फ एस्टीम डिप्रेशन का सबसे बड़ा और सबसे आम कारण है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि आत्मसम्मान कोई जन्मजात चीज नहीं होती, बल्कि ये हमारे सोचने के तरीके से बनती और बिगड़ती है। लेखक बताते हैं कि जब हम खुद को बार बार आलोचना की नजर से देखते हैं, जैसे मैं मूर्ख हूं, मैं असफल हूं, मुझे कुछ नहीं आता, तो हम धीरे धीरे अपनी असली ताकत को खो बैठते हैं, और यही आत्मसम्मान को अंदर से खोखला कर देता है। डॉक्टर बर्न्स हमें सिखाते हैं कि आत्मसम्मान को बढ़ाने का तरीका बाहर की दुनिया से तारीफ पाना नहीं है, बल्कि खुद के साथ सहानुभूति और ईमानदारी से पेश आना है। इस अध्याय में उन्होंने एक आसान लेकिन गहरा अभ्यास बताया है, जिसे कहा जाता है डबल कॉलम टेक्निक। इस तकनीक में आप एक कागज पर 2 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में आप अपने नकारात्मक विचार लिखते हैं, जैसे मैं हर काम में फेल हो जाता हूं। दूसरे कॉलम में आप उस विचार को चुनौती देते हुए तार्किक और सच्चा उत्तर लिखते हैं, जैसे मैंने कई बार सफलताएं भी हासिल की हैं, एक गलती मुझे असफल नहीं बनाती। इस तकनीक से हमारा मन खुद समझने लगता है कि हम हर नकारात्मक सोच पर भरोसा नहीं कर सकते। धीरे धीरे हम अपने ही दुश्मन नहीं, बल्कि अपने दोस्त बनना सीखते हैं। लेखक कहते हैं कि आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए आपको खुद को बार बार ये याद दिलाना होगा कि आपका मूल्य आपकी गलतियों या उपलब्धियों से तय नहीं होता। आप एक इंसान हैं, और सिर्फ इसलिए ही आपने मूल्य है, गरिमा है। तो इस अध्याय का सार ये है, आप अपने आत्मसम्मान को पुनः बना सकते हैं। यह कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि एक सोचने का नया तरीका है, और जब आप अपनी निगाहों में ऊंचा उठते हैं, तो दुनिया की निगाहें भी आपको ऊपर उठी दिखने लगती हैं। अब बारी है अगले अध्याय की, जहां डॉक्टर बर्न्स हमें सिखाते हैं उस सबसे खतरनाक मानसिक जाल से निकलने,
का तरीका जिसमें हम कुछ न करते हुए अपने ही दुख को और गहरा बना लेते हैं। अध्याय 5, कुछ न करने की आदत से कैसे निकलें। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हर काम भारी लगने लगा है। उठने का मन नहीं करता, जरूरी काम टालते जाते हैं, सोचते हैं कल कर लूंगा, फिर कल आता है और फिर भी कुछ नहीं होता। यही मानसिक स्थिति है जिसे डॉक्टर डेविड बर्न्स कहते हैं डू नथिंगिज्म, यानी वो हालत जब इंसान धीरे धीरे अपनी ही इच्छा शक्ति से हार मान लेता है। लेखक बताते हैं कि डिप्रेशन की सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि आप दुखी हैं, बल्कि यह है कि आपका मन धीरे धीरे काम करने की, आगे बढ़ने की इच्छा ही छोड़ देता है और तब आप हर उस काम को टालने लगते हैं जो कभी आपको खुश करता था, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी, किसी से बात करना या सिर्फ बाहर टहलना। डॉक्टर बर्न्स कहते हैं कि इस मानसिक जाल से बाहर आने का रास्ता किसी जादू की छड़ी छोटे कदमों में छिपा है। इस अध्याय में उन्होंने सिखाया, अगर आपका मन कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आप उस काम को एक छोटे टुकड़े में तोड़ दीजिए, इतना छोटा कि आपका दिमाग उसे नकार न सके। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक पूरा असाइनमेंट लिखना है और आपका मन बिल्कुल नहीं लग रहा, तो आप खुद से बस इतना कहिए, मैं सिर्फ पेन उठाकर 5 मिनट तक कुछ भी लिखूंगा। यकीन मानिए, वो 5 मिनट धीरे धीरे 20 मिनट बन जाएंगे और आप खुद हैरान होंगे कि आपने काम पूरा कर लिया। डॉक्टर बर्न्स इसे कहते हैं एक्शन प्रीसीड्स मोटिवेशन, मतलब अक्सर हमें काम करने का मन तब आता है जब हम थोड़ा सा काम करना शुरू कर देते हैं। इस अध्याय में एक और मजेदार बात यह है कि हम जब किसी काम को टालते हैं तो मन में गिल्ट, शर्म और निराशा भर जाती है और वो भावनाएं हमें और नीचे खींचती हैं। लेकिन जब हम उस काम को थोड़ा थोड़ा करके शुरू करते हैं तो वही मन जो कभी मना कर रहा था, अब हमें अंदर से सराहने लगता है। तो इस अध्याय का सार ये है, कुछ न करने की आदत से निकलना मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। शुरुआत एक छोटे से काम से करें और फिर देखें कि कैसे आपकी ऊर्जा खुद बढ़ने लगेगी। अब हम अगले अध्याय में चलेंगे जहां डॉक्टर बर्न्स हमें सिखाते हैं दूसरों की आलोचना और कटु शब्दों से कैसे निपटें ताकि वो हमारे आत्मसम्मान को जख्म न पहुंचा सकें। अध्याय 6, आलोचना का सामना करना और जवाब देना सीखिए। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई कुछ कहे और आप अंदर तक टूट जाते हैं, चाहे वो एक छोटी सी बात ही क्यों ना हो? वो शब्द जैसे सीधे दिल में उतर जाते हैं और फिर पूरा दिन, हफ्ता या महीना खराब लगने लगता है। डॉक्टर डेविड बर्न्स इस अध्याय में हमें एक बहुत जरूरी कला सिखाते हैं, वर्बल जूडो, यानी वो मानसिक शक्ति जिससे आप दूसरों की आलोचना के सामने झुकते नहीं बल्कि संभल कर खड़े रहते हैं। लेखक बताते हैं कि आलोचना से हमारा सामना अक्सर होता है, चाहे वो ऑफिस में हो, घर पर, सोशल मीडिया पर या खुद हमारे दिमाग में। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम उस आलोचना को सीधे सच मान लेते हैं। हम सोचते हैं अगर उन्होंने कहा कि मैं बेकार हूं तो शायद मैं सच में बेकार हूं। यहीं पर वर्बल जूडो काम आता है। इस अध्याय में डॉक्टर बर्न्स कहते हैं कि जब कोई आपकी आलोचना करे तो सबसे पहले उस शब्दों को अपने आत्मसम्मान का आईना न बनने दें। हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप जवाब देना चाहें तो वो ताकत और संतुलन के साथ दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे तुम तो हमेशा लेट रहते हो, तो बजाय ये सोचने के कि मैं सच में लापरवाह हूं, आप कह सकते हैं, हाँ इस बार मैं लेट हुआ और मुझे इसका अफसोस है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार ऐसा ना हो। ऐसा जवाब 2 चीजें करता है। ये सामने वाले को दिखाता है कि आप जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन आप खुद को नीचा नहीं दिखा रहे, खुद से नफरत नहीं कर रहे। डॉक्टर बर्न्स बताते हैं कि आलोचना का सबसे असरदार जवाब होता है संतुलन और आत्मविश्वास के साथ सच स्वीकार करना, न कि आत्मग्लानि में डूब जाना। और अगर कोई आलोचना सच्ची नहीं है तो फिर आपको ये हक है कि आप शांत रहकर कहें, मैं आपकी बात समझता हूं लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूं। यही है वर्बल जूडो, जहां आप शब्दों की तलवार को सीधा नहीं पकड़ते बल्कि उसे मोड़ते हैं, घुमाते हैं और अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रखते हैं। तो अब तक आपने जाना कि कैसे नकारात्मक सोच को समझा जाए, आत्मसम्मान को फिर से खड़ा किया जाए और दूसरों की बातों से खुद को कमजोर न बनने दिया जाए। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे वो भावना जो हर इंसान को कभी न कभी जकड़ लेती है, क्रोध, और कैसे हम इसका बुद्धिमानी से सामना कर सकते हैं। अध्याय 7, गुस्से की बुद्धि। जब आप नाराज हों तो आपकी IQ कहां चली जाती है? कभी आपने देखा है कि जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हम ऐसी बातें कह जाते हैं, ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में हमें खुद हैरान कर देते हैं। डॉक्टर डेविड बर्न्स इस अध्याय में एक सीधी और सच्ची बात कहते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी IQ यानी बुद्धिमत्ता अस्थायी रूप से गायब हो जाती है। गुस्सा कोई बीमारी नहीं है, ये एक प्राकृतिक भावना है जो तब आती है जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है या कोई हमारी सीमाओं को लांघ दिया है।
लेकिन अगर हम इस गुस्से को ठीक से न समझें तो ये भावना हमारे रिश्तों, करियर और मानसिक स्वास्थ्य को धीरे धीरे निगलने लगती है। डॉक्टर बर्न्स बताते हैं कि गुस्से की सबसे बड़ी खामी यह है कि यह हमें पीड़ित बना देता है और हम सोचते हैं कि मेरे दुख का कारण तुम हो, जब तुम बदलोगे तब मैं ठीक हो जाऊंगा। यानी हम अपनी खुशियां और मानसिक शांति दूसरे के हाथों में दे देते हैं। लेखक इस अध्याय में ये सिखाते हैं कि अगर आप गुस्से को सही नजरिए से समझ लें तो ये आपकी कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति बन सकता है। इसके लिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। पहचाने कि गुस्सा कहां से आया है। कई बार गुस्सा किसी वर्तमान घटना पर नहीं बल्कि किसी पुरानी चोट या अनसुलझे अनुभव पर आधारित होता है। अपने सोच के पैटर्न को पकड़ें। गुस्सा अक्सर मैं सही हूं, वो गलत है जैसे विचारों से आता है, लेकिन क्या सचमुच सारी गलती दूसरे की है? गुस्से के पीछे की भावना को समझें। बहुत बार गुस्से के पीछे निराशा, दर्द या डर छिपा होता है। जब हम उस असली भावना को पहचानते हैं तो गुस्सा खुद ही धीमा होने लगता है। माफ करना कमजोरी नहीं। डॉक्टर बर्न्स बताते हैं कि माफ करना यानी खुद को आजाद करना। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उनके बर्ताव को सही नहीं ठहरा रहे बल्कि खुद को उनके असर से मुक्त कर रहे हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि अगर आप गुस्से को बुद्धिमानी से संभाल लें तो आप अपनी भावनाओं के स्वामी बन सकते हैं, गुलाम नहीं। तो इस अध्याय का सार ये है, गुस्सा एक संकेत है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाएं, बल्कि इसे समझिए, सवाल कीजिए और फिर उसी शक्ति से शांति, स्पष्टता और समाधान की ओर बढ़िए। अब अगर आप तैयार हैं तो हम आगे बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जहां डॉक्टर बर्न्स हमें सिखाते हैं गिल्ट यानी अपराध बोध से कैसे मुक्ति पाएं। अध्याय 8, कैसे अपने गुस्से, अपराध बोध और शर्म को काबू में करें। इस अध्याय में डॉक्टर 3 ऐसे भावनात्मक राक्षसों से सामना करवाते हैं जो अक्सर हमारे मन की शांति को निगल जाते हैं। गुस्सा, अपराधबोध और शर्म। ये तीनों भावनाएं हमारे सोचने के तरीकों से जुड़ी होती हैं और इन्हें समझकर बदला जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं गुस्से की। लेखक बताते हैं कि गुस्सा तब पैदा होता है जब हमें लगता है कि किसी ने हमारे साथ गलत किया है और हम उसे सजा देना चाहते हैं, लेकिन यह भावना जितनी अंदर रहती है उतना ही हमें भीतर से जला देती है। सीबीटी की मदद से हम ये सीख सकते हैं कि गुस्से के पीछे की सोच, जैसे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं उसे माफ नहीं कर सकता, को कैसे चुनौती देना है। लेखक बताते हैं कि माफ करना सिर्फ सामने वाले को नहीं, खुद को भी आजाद करता है। अब बात करते हैं अपराधबोध की। ये भावना तब आती है जब हमें लगता है कि हमने कुछ गलत किया है और खुद को बार बार सजा देने लगते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि अपराधबोध को पोसने से कोई समाधान नहीं निकलता, बल्कि हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या मैं वाकई उस समय कुछ बेहतर कर सकता था? क्या मैं जानबूझकर गलत कर रहा था? लेखक ये सिखाते हैं कि हम इंसान हैं और हमसे गलती हो सकती है। आत्म क्षमा यानी सेल्फ फॉरगिवनेस आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। और अब आता है सबसे छुपा हुआ और सबसे गहरा भाव, शर्म। जब हम खुद को ही पूरी तरह घटिया, निकम्मा या नाकाबिल समझने लगते हैं तब शर्म पैदा होती है। ये हमारे आत्मसम्मान को तोड़ देती है। लेखक कहते हैं कि शर्म का इलाज है करुणा, यानी खुद को इंसान मानना, गलतियों को अनुभव मानना और खुद के अंदर दया रखना। इस अध्याय में कई सारे उदाहरणों और एक्सरसाइज के जरिए डॉ बर्न्स ये समझाते हैं कि कैसे हम इन तीव्र भावनाओं को पहचान कर उन्हें अपनी सोच की गलतियों के रूप में देख सकते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें सकारात्मक और स्वस्थ विचारों में बदल सकते हैं। लेखक का स्पष्ट संदेश है, आप गुस्से, अपराधबोध और शर्म से बाहर आ सकते हैं अगर आप अपने सोचने के तरीकों को बदलने को तैयार हों। ये आपकी भावना है, आपकी जिम्मेदारी है और इसे आप बदल सकते हैं। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आपकी भावनाओं के पीछे कितना बड़ा रोल आपके विचारों का है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम इन सब को मिलाकर अपने पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अध्याय 9, अपने लक्ष्यों को पूरा करना, कैसे एक सार्थक और प्रसन्न जीवन जिया जाए। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि असली मानसिक शांति और खुशियों की जड़ें सिर्फ नकारात्मक सोच को दूर करने से नहीं, बल्कि अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने से मिलती हैं। यहाँ पर लेखक हमें उस गहराई तक ले जाते हैं जहाँ हम अपने जीवन के मूल उद्देश्यों, अपने सपनों, अपनी इच्छाओं और अपने मूल्यों की खोज करते हैं। लेखक कहते हैं कि कई बार हम सिर्फ इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम एक मशीन की तरह बस भाग रहे होते हैं, बिना यह सोचे कि हम क्यों भाग रहे हैं। हम अपने जीवन में जिन चीजों का पीछा कर रहे हैं, पैसा, शोहरत या समाज की स्वीकृति, क्या वो वाकई हमारे लिए मायने रखती हैं या हम बस किसी और के तय किए गए मानकों के अनुसार जी रहे हैं। इस अध्याय में लेखक आपको एक बेहद महत्वपूर्ण काम करने को कहते हैं।
आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखने वाली चीज क्या है? आपसे कहा जाता है कि एक ऐसा समय सोचिए जब आप पूरी तरह से शांत और संतुष्ट महसूस कर रहे थे। उस समय आपने क्या किया था, किसके साथ थे, किस काम में लिप्त थे? ऐसे सवालों से लेखक आपको खुद की गहराई में उतरने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर लेखक बताते हैं कि सिर्फ सकारात्मक सोच ही काफी नहीं होती, जरूरी ये है कि आप जानें कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और क्यों। अगर आपकी यात्रा का रास्ता ही गलत है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने तेज भागते हैं, आप मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए लेखक कहते हैं कि अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट करें। क्या आप लोगों की मदद करना चाहते हैं? क्या आप कोई रचनात्मक काम करना चाहते हैं? क्या आप एक सच्चे जीवन साथी बनना चाहते हैं? जब आप अपनी दिशा तय कर लेते हैं तभी आपको असली खुशी और संतुलन मिलता है। आखिर में यह अध्याय आपको खुद से जुड़ने का एक मौका देता है। यह आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आपकी जिंदगी वही है जो आप जीना चाहते हैं या सिर्फ एक आदत बन गई है। अगर जवाब नहीं है तो अभी भी समय है दिशा बदलने का, और वही असली इलाज है दुख और अवसाद का। आइए अब बढ़ते हैं अगले और अंतिम अध्याय की ओर। अध्याय 10, अपने जीवन को अर्थ देना, खुद को पूरी तरह से अपनाना। यह अंतिम अध्याय एक सुंदर निष्कर्ष है जहां डॉक्टर बर्न्स यह समझाते हैं कि मानसिक शांति पाने की अंतिम कुंजी क्या है, और वो है स्वीकृति। न सिर्फ अपने विचारों की, अपने अतीत की, अपनी कमजोरियों की, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व की। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में सिर्फ दो ही चीजों से भागते हैं, सच्चाई और खुद से मिलने का डर। हम अपने आप को हमेशा सुधारने, बदलने, बेहतर बनने में लगे रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद से यह सवाल पूछा कि क्या मैं जैसा हूं, क्या वैसा रहना भी ठीक हो सकता है? इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि बहुत से लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो खुद को स्वीकार ही नहीं करते। वो अपनी कमियों को कोसते रहते हैं, अपनी असफलताओं को बार बार याद करते हैं और खुद को तब प्यार नहीं करते जब तक वो परफेक्ट न बन जाए। लेकिन सच्चाई यह है, परफेक्शन एक भ्रम है, और जब तक आप खुद को जैसा है वैसे नहीं अपनाते, आप कभी भी शांति महसूस नहीं करेंगे। डॉक्टर बर्न्स बताते हैं कि आत्मसंवेदना यानी सेल्फ कंपैशन एक ऐसी ताकत है जो न केवल हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि हमारी जिंदगी को भी नई दिशा देती है। जब आप खुद से कह पाते हैं, हाँ मुझसे गलती हुई है लेकिन मैं फिर भी अच्छा इंसान हूँ, तभी आप असली आजादी की ओर बढ़ते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि अपने जीवन को अर्थ देना मतलब है अपने अनुभवों, संघर्षों और सपनों को एक मकसद में बदल देना। इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा खुश रहेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप दुखों के बीच भी जीने का साहस रखेंगे। अंत में लेखक हमें यह एहसास दिलाते हैं कि मानसिक शांति कोई जादू नहीं, बल्कि रोजमर्रा की मेहनत, सोचने के ढंग में बदलाव और खुद को अपनाने से मिलती है। और जब आप सच्चे दिल से खुद को स्वीकार करते हैं, तब आप पूरी दुनिया से जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। और इसी के साथ खत्म होती है ये जबरदस्त किताब फीलिंग गुड की यात्रा। अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की राह पर हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने अंदर के विचारों को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप हर दिन खुद से थोड़ा और प्यार करना चाहेंगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। हम लाते हैं ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों की कहानियां आपकी भाषा में, आपकी सोच के साथ। नीचे दी गई हमारी सेल्फ हेल्प बुक्स की प्लेलिस्ट भी जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, असली खुशी बाहर नहीं आपके अंदर छुपी है, उसे महसूस कीजिए। थैंक यू।